प्लस एम ग्रुप याद रखने का तरीका आपका जो होगा बच्चों ये याद रखना, माइनस एम का सीरीज है, ये लिख रहा हूं कनाडा से नाइट में नाइट्रो, साइनिंग CN और सचिन सल्फेट दिख रहा है ना। हाँ, सो लिख रहा हूं कंडीशन याद रखने का तरीका, कनाडा से नाइट में साइनिंग सचिन आकर, आ मतलब एल्डिहाइड, कर का मतलब आके मतलब के का मतलब कीटोन और ई का मतलब स्टर, बोला कार्बोक्सिलिक एंड अमाइड कार्बोक्सिलेट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है। तो याद रखना आपको कंडीशन क्या बेटा, याद रखना आपको कि कनाडा से नाइट में साइनिंग सचिन आकर बोला कार एंड कार, ध्यान रहेगा कंडीशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, क्योंकि सारी कहानी इसी से शुरू करेंगे। यह है माइनस एम का सीरीज और ये लिख रहा हूं प्लस एम का सीरीज आपके पास। प्लस एम याद रखने का तरीका बता रहा हूं बच्चों, लिख रहा हूं CH2 माइनस C, नंबर मतलब N और ये O, N से NH और O से O माइनस, ठीक है। 1 2 3 डिग्री अमीन दिख रहा है आपको बेटा, ये 1 2 3 डिग्री अमीन, ठीक है, ये है आपके पास, ठीक है। और ये लिख रहा हूं ऑल फिनाइल, ठीक है ना, फिनाइल आइल, ठीक है। मैथ साइंस, मैथ मतलब मिथॉक्सी, साइंस मतलब सेमी कार्बाजाइड, और ये लिख रहा हूं आपके पास स्टर इंग्लिश, और ये फिजिक्स फॉर CBI एग्जाम, ठीक है। फिजिक्स मतलब फिनॉल, पी से फिनॉल, 4 हो गया CBI एग्जाम। तो ध्यान रखना ये कंडीशन प्लस एम सीरीज का, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्योंकि सारा सीरीज पे ही आपका काम चलना है। तो सबसे पहले 1 मिनट जो है वो आप इसको नोट कीजिए और इसके बाद हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चलो फटाफट, आपको एक बहुत फंडामेंटल बात जो कि आप लोग जानते भी हो, वहीं से भी चीज़ों को स्टार्ट किया जाए। एप्लीकेशन अगर रेजोनेंस का देखना बेटा, उससे पहले आपको एक बात बताऊं, जैसे आपको पता है कि जनरली मेजोमेरिक इफेक्ट मोर इफेक्टिव होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, ये आपको पता है, ठीक है। बोल रहा हूं कंडीशन कि मेजोमेरिक इफेक्ट एम इफेक्ट जो है वो डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ये तो हमें पता है कंडीशन, क्योंकि सारे कहानी इसी से चलना, इसलिए थोड़ा सा देख लो पहले। ओके, शुरू किया जाए प्रॉपर तरीके से। लिख रहा हूं बच्चों कि इन जनरल मेजोमेरिक इफेक्ट इज मच प्रीडोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, बट एक्सेप्शन बता रहा हूं बच्चों, इन केस ऑफ हैलोजन। अगर आप हैलोजन का कंडीशन देखते हो बेटा, तो हैलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ये डोमिनेंट हो जाता है बच्चों मेजोमेरिक इफेक्ट से। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, ये भी समझ लो, ध्यान देना इधर। जैसे मान लो आपको एक बेसिक फंडामेंटल बात समझाना चाह रहा हूं, उसको समझो। जैसे इस तरह का केस लिख रहा हूं बच्चों कि यह है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये लिख रहा हूं NH2, तो यहां लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, और लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होगा तो ये ऑलवेज प्लस एम ग्रुप होता है। अभी आप देख रहे थे प्लस एम ग्रुप के ऑर्डर में लॉन पेयर होता है जनरली, तो लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप प्लस एम ग्रुप है। यहां देखो लॉन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है बेटा, तो ये प्लस एम ग्रुप का कंडीशन है। मैं दूसरा कंडीशन अगर यहां देखोगे तो प्लस एम इफेक्ट जो होगा बेटा वो माइनस आई से ज्यादा डोमिनेंट दिखाई देगा। लेकिन अगर आप हैलोजन की बात करोगे, जैसे लिख रहा हूं CH2 और ये लिख रहा हूं आपके पास Cl, ये आपके पास Cl है। अगर हम यहां देखें बेटा तो बेसिकली यहां कार्बन और यहां नाइट्रोजन है, तो कार्बन लिखते हो 2p और ये भी होगा 2p5 और ये हो जाएगा कंडीशन यहां पे 2p4। तो बेसिकली यहां पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड करेंगे 2p से 2p ऑर्बिटल में, जो कि इजिली डीलोकलाइजेशन हो सकता है, मतलब मेजोमेरिक इफेक्ट इजिली हो सकता है। बट अगर आप यहां बात करेंगे तो ये तो 2p है बेटा, ये तो 2p है, और क्लोरीन में जो लॉन पेयर प्रेजेंट है वो 3p में, कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 3p, तो 2p और 3p में डीलोकलाइजेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता बेटा, जिसके वजह से यहाँ पे मेजोमेरिक वीक पड़ जाता है और इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है मेजोमेरिक इफेक्ट के ऊपर। आप सोचोगे सर अगर यहाँ पे हम फ्लोरीन ले लें, जैसे इस तरह का कंडीशन है बच्चों, मान लो ये कंडीशन मैं ले रहा हूँ फ्लोरीन का, अब दिमाग में थोड़ा सा टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन क्या क्रिएट होगा, ये देखो बेटा कि सर अब जो लॉन पेयर प्रेजेंट है वो तो 2p में है और यहाँ जो ऑर्बिटल है ये भी 2p है, अब तो ये डीलोकलाइजेशन हो सकता है, बट यहाँ भी नहीं होता। इसलिए नहीं होता बेटा क्योंकि फ्लोरीन सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे लॉन पेयर ऑलवेज लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल होता है। बोल रहा हूँ कंडीशन की लॉन पेयर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, थोड़ा सा धीरे धीरे स्टार्ट ले रहा हूँ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज ये जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, मोर स्टेबल होगा,
और मोर स्टेबल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद नहीं करेगा, रेजोनेंस में जाना पसंद नहीं करेगा, मेजोमेरिक शो करना पसंद नहीं करेगा, तो इस कंडीशन में इंडक्टिव इफेक्ट जो इसका होगा वो डोमिनेंट ओवर हो जाएगा मेजोमेरिक इफेक्ट। डाउटनेट पर अब होगा आपके सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन के फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, जेई मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप। आवाज़ तो अब तो थोड़ा आना चाहिए यार, अगर आवाज़ दिक्कत करेगा तो फिर पढ़ाने में मुश्किल आएगा ना। देखो इधर सुनो, बोल रहा हूँ कंडीशन की लोन पेयर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज मोर स्टेबल होगा बेटा, और मोर स्टेबल होगा तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करना चाहेगा, जबकि यहाँ पे डिलोकलाइजेशन 2p के बीच में था। इसके बावजूद भी यहाँ पे इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, और अगर डिलोकलाइजेशन नहीं होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट हो जाएगा मेजोमेरिक पे। इसलिए हैलोजन के केस में ध्यान रखना है कि हम इंडक्टिव इफेक्ट को डिसाइडिंग फैक्टर मानेंगे, ठीक है। मतलब हैलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो मेजोमेरिक से ज़्यादा डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखो, बेसिक बात है, लिखते चलो। हाँ शानिया बोल रहा हूँ कि जनरल मेजोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेंट होगा बेटा, ठीक है ना। मेजोमेरिक इफेक्ट जो होगा वो इंडक्टिव से ज़्यादा डोमिनेंट होगा इन जनरल, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल बातें कर रहा हूँ बच्चों कि हैलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है मेजोमेरिक से। जैसे यहाँ देखो, इन जनरल देखोगे तो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और NH2, यहाँ लोन पेयर है तो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2p में लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास 2p5 लिखते हैं, और यहाँ कार्बन 2p4, तो p के ऑर्बिटल p में जा रहे हैं बेटा, तो इलेक्ट्रॉन इजीली डिलोकलाइज करेगा यहाँ पे, मतलब यहाँ मेजोमेरिक इफेक्ट इसके इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेंट होगा। बट हैलोजन के केस में उल्टा आपको ध्यान रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है मेजोमेरिक से, क्योंकि अगर हैलोजन यहाँ लेते हो तो यहाँ 3p का इलेक्ट्रॉन 2p में नहीं इजीली जा सकता, डिलोकलाइजेशन कम होगा, रेजोनेंस कम होने की चांसेस होंगे, तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है। ऐसे हैलोजन अगर लोगे तो हैलोजन में 2p में जाना था, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हैलोजन की, और बोल रहा हूँ कि जब भी लोन पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा ऑलवेज मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल होने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसको नहीं डोनेट करेगा, जिसके वजह से यहाँ रेजोनेंस कम होगा और इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट हो जाएगा, राइट, ठीक है। देखना बेटा, धीरे धीरे थोड़ा फ्लो लेना बेटा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको आज पढ़ा सकूँ, है ना। आज कनेक्टिविटी थोड़ा सुबह से रही है प्रॉब्लम, अब ठीक हो चुका है दिख रहा हूँ। हाँ अब सुनो बेटे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस, राइट। जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जिक्र करेंगे बच्चों, पहले ये लिख रहा हूँ कंडीशन, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का एप्लीकेशन अगर आपको देखना बच्चों तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पहला स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, एसिडिक स्ट्रेंथ, ध्यान दीजिएगा बेटा। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, और इसके अलावा जो है वो एरोमेटिसिटी, और इसके अलावा जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये 4 ऐसे पार्ट हैं बच्चों जहां से अब तक क्वेश्चन जेई मेंस के अंदर अगर 20 साल में उठाएंगे तो लगभग 9 से 10 बार मिलेगा। आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि अपने आप में कितना खतरनाक है, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, बहुत इंपॉर्टेंट, समझो बेटा। आपको लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था बच्चों कि एसिडिक स्ट्रेंथ अगर निकालना है बच्चों तो हम लोग देखते हैं उसका कॉन्जुगेट बेस। अगर मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, स्टेबिलिटी ऑफ लिख रहा हूं इट्स कॉन्जुगेट बेस, अगर कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होगा बच्चों तो वो मोर एसिडिक होगा, सबसे पहला बात। अब यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वो डिफरेंट कंपाउंड के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। आप देखना जरा ध्यान से बेटा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, छोटी छोटी बातें आएंगी पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ इस तरह का कंडीशन है बच्चों, ये लिख रहा हूँ फिनॉल, और एक कंडीशन मैं ऐसा लिख रहा हूँ आपके पास, ये है फिनॉल, और ये लिख रहा हूँ नाइट्रो। अब यहाँ देखो बेटा, अगर आपको मान लो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पूछता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, इसका H+ निकालोगे तो ये माइनस बनेगा कॉन्जुगेट बेस, यहाँ H+ निकला तो ये माइनस बनेगा। और NO2 एक्चुअली क्या है, -M ग्रुप। अभी बोल रहे थे कि नाइट में शाइनिंग सचिन, याद करो बच्चों, है ना, अभी लिख रहे थे कंडीशन
कि नाइट में साइनिंग सचिन आकर बोला है ना, कनाडा से नाइट में साइनिंग सचिन आकर बोला, अभी देख रहे थे आप। अब जरा मेरी बात सुनना बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं, सब लोग ध्यान देना। NO2 अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह का कंडीशन है बच्चों, ये NO2 है। अब यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा बेटा तो समझ जाना -M ग्रुप है। जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड विथ मल्टीपल बॉन्ड, आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, देन दिस ग्रुप ऑलवेज रिप्रेजेंट -M ग्रुप। अब जरा मेरी बात को सुनो बेटा, बोल रहा हूं ये माइनस और ये माइनस, आपको पिछले क्लास में बोला था कि नेगेटिव नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो अगर ये नेगेटिव नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा बेटा तो ये जो होगा वो मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, और जो मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस देगा वो मोर एसिडिक होगा। जरा समझिएगा ध्यान से बेटा, मोर एसिडिक मतलब एसिडिक कैरेक्टर की अगर बात करोगे तो इसका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस। बोल रहा हूं कंडीशन बेटा कि जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ आपको देखना है तो आप उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखेंगे। मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो ऑलवेज मोर एसिडिक होगा। सबसे पहला दिमाग में आपको यही बात लानी है, राइट, ठीक है। बोल रहा हूं मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस ऑलवेज मोर एसिडिक होना है, सबसे पहले यही दिमाग में लो बच्चों। अब क्या बोल रहा हूं ये सुनो, ध्यान दो सब लोग समझना। बोल रहा हूं अगर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया H+ निकाला तो ये माइनस आया, यहाँ H+ निकाला तो ये माइनस आया। अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा बेटा, ऑलवेज बोला था नेगेटिव नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और बोला था कि जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा बढ़ाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, मोर एसिडिक होगा, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर इन कंपैरिजन टू दिस ज्यादा होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुनो बेटा, मैं आपको एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं और एक क्वेश्चन के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे बच्चों, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, इसलिए सब लोग सुन लो। एक क्वेश्चन के थ्रू आपको सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं और आपको जवाब देना है कि क्या होना चाहिए आंसर, क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। ये लिख रहा हूं कंडीशन, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, आप भी लिखते चलिए मेरे साथ। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, ठीक है। जिसमें मैं फर्स्ट कंडीशन लिख रहा हूं बच्चों, आपके पास इस तरह का केस लिख रहा हूं, ये है आपके पास OH लिख रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं NO2, ठीक है। सेकंड कंडीशन आपके पास जो लिख रहा हूं बच्चों, ये ऐसा लिख रहा हूं बच्चों, ये है OH और ये लिख रहा हूं आपके पास NO2, और थर्ड कंडीशन जो लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं ऐसा OH और ये लिख रहा हूं CH3, ठीक है। फोर्थ कंडीशन जो यहां लिख रहा हूं बच्चों वो आपके पास ऐसा लिख रहा हूं बेटा, जैसे इस तरह का कंडीशन है, ये OH और इधर लिख रहा हूं मैं आपके पास CH3 फोर्थ। फिफ्थ कंडीशन जो लिखने जा रहा हूं बच्चों वो है आपके पास इस तरह से, ये लिख रहा हूं कंडीशन आपके पास OH और ये लिख रहा हूं CD3, ड्यूटेरियम है ये, CD3 ड्यूटेरियम, ठीक है, ध्यान रखना CD3 ड्यूटेरियम, ठीक है। और सिक्स कंडीशन जो यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों वो है आपके पास इस तरह का कंडीशन है, ये है OH और ये लिख रहा हूँ CD3। सेवंथ कंडीशन आपके पास जो है दिख रहा है बच्चों यहाँ तक ना, ठीक है। सेवंथ कंडीशन जो दिख रहा है यहाँ पे वो है आपके पास, ये लिख रहा हूँ OH ग्रुप और एक लिख रहा हूँ O मिथॉक्सी Me, ठीक है, ये हो गया सेवंथ ग्रुप। एट्थ लिख रहा हूँ आपके पास ऐसा बेटा, ये है आपके पास OH और ये लिख रहा हूँ O मिथॉक्सी और 8 लिख रहा हूँ आपके पास, 9 लिख रहा हूँ फिनॉल। ये आपके पास मैंने जो है वो टोटल 9 एग्जाम्पल दिए हुए बच्चों, ठीक है। और इस 9 एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डील करेंगे बच्चों, इसलिए ध्यान देना। देखो ध्यान से, मैं पूछ रहा हूँ इनमें से एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा। सबसे पहला बेटा, अगर आपको एसिडिक कैरेक्टर निकालना है तो जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं इस बात को समझने की कोशिश करना बेटा, क्योंकि सारा आंसर निकल के आएगा, इसलिए बता रहा हूं। देखो इधर ध्यान दो, ये NO2 ग्रुप है बच्चों, ठीक है। यहां कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा, ये बनेगा, कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा, कॉन्जुगेट बेस इसका कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा और ये बनेगा, ठीक है। जरा समझो ध्यान से, सब लोग पढ़ा हुआ है। मैं आपको 1 मिनट का अगर टाइम दूंगा बच्चों तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि इसका ऑर्डर क्या होगा। क्या इस क्वेश्चन का ऑर्डर बता सकते हो आप लोग कि इसमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होना चाहिए, बताओ।
मैं करूं? शायद। देखो इधर ध्यान दो, अगर आपको एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछ रहा है बच्चों, तो ये जो NO2 ग्रुप दिख रहा है आपके पास, ये क्या है? -M ग्रुप है, और साथ ही साथ -I ग्रुप भी है, आपको पता है ऑर्डर -I का भी। यहां पे NO2 ग्रुप देखो बेटा मेटा पोजीशन पे है, समझो थोड़ा सा। मेटा पोजीशन पे मेजोमेरिक इफेक्ट 0 होता है, मेजोमेरिक का इफेक्ट नहीं होता, रेजोनेंस ऑर्थो और पैरा पे होता है बच्चों। लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, रेजोनेंस ऑर्थो पैरा पे देखना आपको। और इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू यहां पे होगा, मतलब यहां पे ये केवल -I ग्रुप शो करेगा, मेजोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। अगर आप CH3 की बात करेंगे बच्चों, तो CH3 दो तरह का इफेक्ट शो करता है, +H और +I। जरा समझिएगा ध्यान से बेटा। लेकिन ये भी जब मेटा पे होगा बेटा, तो मेटा पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, ओनली +I ग्रुप होता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन तो शायद याद हो, ठीक है। अगर आप CD3 देखेंगे फिर से यहाँ पे कंडीशन, तो ये +H भी शो करेगा और +I भी शो करेगा, क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे है। बट यही जब मेटा पोजीशन पे होगा तो +H 0 होगा, ओनली +I इफेक्ट शो करेगा। अब O मिथॉक्सी, आप लोग मुझे एक छोटा सा आंसर दो बच्चों कि जो O मिथॉक्सी लिखते हैं वो क्या है। ये अगर आप देखोगे ये लॉन पेयर है, लॉन पेयर होगा बेटा तो +M ग्रुप होगा, और साथ ही साथ ये -I ग्रुप भी होगा। इतना बात क्लियर है बच्चों? अब इधर देखना बेटा, मैं आपको क्या बता रहा हूं, समझो ध्यान से। ये बोल रहा हूं +M और -I है ना, नहीं होना है। अच्छा बहुत सही, क्योंकि यहां पे मेजोमेरिक नहीं होगा बेटा। मैंने क्या बोला आपको? हाँ OCH3, ठीक है, मिथाइल जिसको बोलते हैं हम लोग। बोल रहा हूं बेटा यहां पे ये +M नहीं होगा, मेटा पोजीशन पे है, बट जब ऑर्थो पे होगा तब ये +M, ये पैरा पे तो +M भी होगा और -I भी होगा। और यहां पे कुछ भी नहीं है, कोई ग्रुप नहीं, ना तो मेजोमेरिक ना इंडक्टिव इफेक्ट। अब जरा समझना, हाँ मेटा पे इफेक्ट होगा ही नहीं, मेटा पे ओनली इंडक्टिव इफेक्ट एग्जिस्ट करता है बच्चों, ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और ना तो मेजोमेरिक। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट देखे होंगे तो आपको याद होगा शायद। अब समझना, हाँ हर्षिल कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद, बोलो फटाफट, बोलो फटाफट। ठीक है, देखो क्या बोल रहा हूं, समझना बेटे। अब अगर आपको एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ अगर लिखना है बच्चों, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखने का तरीका क्या होगा ये समझ लो बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां -M ग्रुप है, माइनस माइनस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा बेटा। ये दोनों माइनस दिख रहा है आपको, और अगर माइनस माइनस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो बेटा यहां पे देखो -M और -I है, ऐसा कंडीशन कहीं नहीं दिख रहा है, तो माइनस जो होगा वो माइनस के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा तो मोर एसिडिक होगा, मतलब फर्स्ट का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब रुक जाओ बेटा, यहां ओनली -I है, पहले मेजोमेरिक वाले ढूंढ लो। मेजोमेरिक वाले और कहां दिख रहा है बेटा, और मेजोमेरिक आपको कहीं नहीं दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है ये +M, बट प्लस माइनस की स्टेबिलिटी को तो घटाएगा ना, समझ रहे हो? क्योंकि अगर मेजोमेरिक और इंडक्टिव साथ में हो तो हम इसकी प्रायोरिटी देंगे बेटा, इसकी प्रायोरिटी नहीं देंगे। इतना बात ध्यान रखना। हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव होगा तो हम हाइपर की प्रायोरिटी देते हैं, हाइपर से बात देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की प्रायोरिटी। क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में आप लोग पढ़ते हो कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, बट इंडक्टिव में आप लोग पढ़ते हो पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसलिए इंडक्टिव की प्रायोरिटी कम होगी और हाइपर कॉन्जुगेशन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, राइट? हाँ, -M मेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, यही बता रहा हूं बच्चों कि मेटा पे -M इफेक्ट 0 होगा, ठीक है? अब सुनो इधर देखो बेटा, फर्स्ट के बाद दूसरा कंडीशन क्या बता रहा हूं, यहां पे केवल -I है बच्चों। आपको पता है नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और ऐसा कंडीशन आपको कहीं दिख रहा है क्या? 7th वाले केस में देखो बेटा, क्या बोल रहा हूं कंडीशन, नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ये भी नेगेटिव को बढ़ाएगा, समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन ध्यान रहे एक बात बच्चों, ध्यान ये रहना है कि सर नाइट में शाइनिंग सचिन आकर बोला, ठीक है ना, तो नाइट में इसका -I ग्रुप जो है, इसका -I इफेक्ट जो है वो इस ऑर्डर में इससे ज्यादा था बच्चों।
और अगर माइनस आई ग्रुप ज्यादा होगा इसका, तो जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, सो माइनस माइनस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। लेकिन NO2 ग्रुप इससे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ये ज्यादा बढ़ाएगा, तो ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उसके रिस्पेक्ट में, 7 के रिस्पेक्ट में, तो ये मोर एसिडिक होगा। सो अगला कंडीशन आपका होने जा रहा है क्या, 2, और 2 के बाद आएगा 7। पहले 3 बात क्लियर होना चाहिए बेटा, एक एक करके देखो, धीरे धीरे आराम से सुनते चले जाओ। अब क्या बोल रहा हूं सुनो बेटा, अब सारे प्लस वाले हैं, ये सारे प्लस वाले हैं, तो प्लस जो होगा बेटा वो माइनस की स्टेबिलिटी को घटाएगा, मतलब इनकी स्टेबिलिटी कम होगी। बट ना तो यहाँ प्लस ना तो यहाँ माइनस, ना ये बढ़ेगा ना घटेगा, तो अब पहले इसका आएगा, न्यूट्रल वाले का आएगा। इतना बात क्लियर होना चाहिए बच्चों। सो एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूं देखो, यहाँ पे क्या कंडीशन है, पहले माइनस एम इफेक्ट देख रहे हैं हम लोग, है ना, माइनस एम, और इसके अलावा देखते हैं माइनस एच और उसके बाद माइनस आई। अगर माइनस एम है तो माइनस एम पहले देखा है, फिर हम लोग देख रहे हैं कंडीशन की माइनस एच तो कहीं है ही नहीं, तो ये इफेक्ट है ही नहीं, तो अगला माइनस आई को देख रहे हैं बेटा। अब माइनस आई में जो ज्यादा माइनस आई शो करेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। इतना बात क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। अब आ जाओ बेटा, अगला कंडीशन मेरा सुनते जाओ। नेक्स्ट है क्या कंडीशन, कि प्लस माइनस की स्टेबिलिटी को घटाएगा, प्लस माइनस की स्टेबिलिटी को घटाएगा, और जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा घटाएगा। देखना एक क्वेश्चन बहुत सारे आंसर के क्वेश्चन के आंसर आपको देगा बेटा। बोल रहा हूं कंडीशन की प्लस माइनस की स्टेबिलिटी को घटाएगा और जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा घटाएगा। अब इधर सुनो बेटा, यहां ये प्लस एच इफेक्ट है, ये प्लस एच है, प्लस एच वाले घटाएंगे, लेकिन यहां प्लस एच है नहीं, केवल माइनस आई है, तो ये माइनस आई के हिसाब से और हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से माइनस आई का इफेक्टिविटी कम है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा कम इफेक्टिव होगा, और जो कम इफेक्टिव होगा वो कम घटाएगा, कम घटाएगा अगर स्टेबिलिटी इसका कम होगा। समझ रहे हो मेरी बात, ये ज्यादा स्टेबिलिटी को घटा देगा, मतलब लेस स्टेबल होगा, और ये थोड़ा मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस मोर एसिडिक होगा, मतलब 4 आएगा अगला कंडीशन। अब सुनो बेटा, सब लोग ध्यान दो, फिर मेरे से बात करना एक बार, सुनो इधर ध्यान से। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये CH3 ग्रुप है, प्लस एच, ये भी प्लस एच है, और ये प्लस एम है। प्लस एम तो सबसे ज्यादा घटाएगा, आपको पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा इफेक्टिविटी किसकी है, मेजोमेरिक का, तो मेजोमेरिक जो होगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा वो ज्यादा घटाएगा इसकी स्टेबिलिटी। ये सबसे लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, और लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस अगर हुआ तो वो लेस एसिडिक होगा, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा 8 का, 8 तो सबसे गया गुजरा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या बच रहा है बच्चों, हमारे पास बच रहा है एक थर्ड बच गया है हमारे पास, है ना, और थर्ड के अलावा हमारे पास क्या बच रहा है, फिफ्थ बच रहा है, और फिफ्थ के अलावा हमारे पास बच रहा है क्या, 6, और 6 के बाद 8 तो हो चुका है। मतलब अब इन तीनों में कंपेयर करना बच्चों, थर्ड, फिफ्थ और 6, जरा सुनना बेटा ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस एच, ये प्लस एच, यहाँ प्लस एच, बट बेटा यहाँ पे आ जाओ कंडीशन, यहाँ पे 6 में केवल प्लस आई, मैंने बोला मेटा पे है, मेटा के कंडीशन में हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा, तो केवल प्लस आई, ये ज्यादा प्लस था तो ज्यादा घटाता, ये कम प्लस है, यहाँ केवल इसका इफेक्ट तो हाइपर कॉन्जुगेशन से कम है, तो ये कम पावरफुल वाला कम घटाएगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी को कम घटाएगा, मतलब क्या हुआ, ये ज्यादा स्टेबल रहेगा, और जो मोर स्टेबल होगा वो मोर एसिडिक होगा, तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब बचा ये और ये बचा आपके पास, 2 कंडीशन बच रहा है बेटा, जरा समझना, ये CH3 और ये CD3 है। अगर आपको याद हो बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन है, फिर इंडक्टिव पे आ जाओ, आपको पता है ड्यूटेरियम जो है, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम और हाइड्रोजन में ट्राइटियम का इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यूटेरियम और देन हाइड्रोजन, ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर प्लस आई का, तो इसका प्लस आई ज्यादा पावरफुल है ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो प्लस आई अगर ज्यादा पावरफुल होगा बेटा, तो जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा घटाएगा, मतलब ये लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, लेस एसिडिक होगा, तो 5 लेस एसिडिक होगा, और इससे ज्यादा थर्ड होगा, ये होगा आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। पहले मुझे ईमानदारी से बताओ बेटा, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। 2 में यहाँ पे माइनस आई है, मेजोमेरिक का इफेक्ट 0 होगा बेटा मेटा पे, और 7 अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ भी मेजोमेरिक का इफेक्ट 0 है, अगर यहाँ पे भी केवल इंडक्टिव इफेक्ट है बेटा, दोनों माइनस आई है और दोनों माइनस आई है, नेगेटिव नेगेटिव जो कि बोल रहा हूँ कंडीशन, नेगेटिव जो होगा वो नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, पर ये माइनस आई का ऑर्डर ज्यादा होता है बेटा इससे, इसका मतलब ये माइनस आई ज्यादा पावरफुल है, तो जो ज्यादा पावरफुल होगा वो ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा।
नेगेटिव नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और जो ज़्यादा पावरफुल है वो ज़्यादा बढ़ाएगा। तो ये वाला नेगेटिव ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा बेटा, इसलिए सेकंड की स्टेबिलिटी इन कंपैरिजन टू 7 ज़्यादा होगा, राइट। 8 का लास्ट में क्यों जा रहा है बेटा, यहाँ देखो ये सारे प्लस एच और ये प्लस एम, हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा मेजोमेरिक इफेक्ट है बेटा। तो ये प्लस एम ज़्यादा पावरफुल है सब में, सारे प्लस में जितने भी प्लस आई प्लस एच प्लस एम में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, प्लस एम है। तो बेटा यहाँ पे ये नेगेटिव है ना कॉन्जुगेट बेस, तो प्लस माइनस की स्टेबिलिटी को घटाएगा और मेजोमेरिक ज़्यादा पावरफुल है हाइपर कॉन्जुगेशन से और इंडक्टिव से, तो जो ज़्यादा पावरफुल है वो ज़्यादा घटाएगा, मतलब ये लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। बोल रहा हूँ कि प्लस माइनस की स्टेबिलिटी को घटाएगा और प्लस एम ज़्यादा पावरफुल है हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव से, इसलिए ये ज़्यादा पावरफुल है तो ज़्यादा घटाएगा, और अगर ज़्यादा घटाएगा स्टेबिलिटी तो ये लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, और जो लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा वो लेस एसिडिक होगा। हाँ, अगर इंडक्टिव और मेजोमेरिक दोनों होगा बच्चों, तो मैंने क्या बोला कि मेजोमेरिक डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ओनली वन एक्सेप्शन इन केस ऑफ हैलोजन। प्लस एम और प्लस एच में प्लस एम मोर इफेक्टिव होता है बच्चों। जब भी आप स्टेबिलिटी देखते हो बेटा तो आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हो मेजोमेरिक इफेक्ट का, आफ्टर मेजोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद सबसे लिस्ट इफेक्टिविटी जो होता है बच्चों वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट का। एक चीज मैं देख रहा हूँ कि क्लासेस बहुत कम बच्चे अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि फ्री क्लासेस लोगों को पसंद नहीं है, लोगों को पेड क्लासेस चाहिए जिसमें अच्छे खासे रकम लिए जाएं, है ना। पेड क्लासेस पे बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। मैं भी यही चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जब फ्री क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ तो बच्चा इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। गुड। और यही वजह बच्चों की लोग जितना ज़्यादा हैवी फीस लेते हैं, लोग को लगता है उतना बेहतर पढ़ा के दिया जाएगा। साइकोलॉजी यही है लोगों की, और उस साइकोलॉजी का एक एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है यहाँ, है ना। आ जाओ, देखो बेटा एक बात समझो, आप लोग ध्यान दो, पहले 1 मिनट समझो, सुनो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा बच्चों, इसलिए सुनना ध्यान से, ठीक है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जैसे मैं इस तरह का केस लिख रहा हूं बच्चों, एक देख लो, और उसके बाद आपको लेके आ रहा हूं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। ये लिख रहा हूं NO2 लिख रहा हूं बच्चों, और एक कंडीशन में आपके पास लिख रहा हूं OH, और ये लिख रहा हूं CCl4 ऐसा लिख रहा हूं, और एक कंडीशन आपके पास लिख रहा हूं बच्चों फिनॉल। अगर आप इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालोगे बच्चों, अगर मैं पूछूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, आप मुझे 1 मिनट में जवाब दो जल्दी फटाफट कि इनमें से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए। अगर अलग अलग आंसर आ रहा है तो ध्यान दो। NO2 मेटा पे तो ये हो ही नहीं सकता मेजोमेरिक, तो यहाँ पे केवल और केवल -I ग्रुप है ये। CCl4 अगर होगा बच्चों, ध्यान देना, CCl4 -H इफेक्ट शो करता है, पर यहाँ पे एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बच्चों, CCl4 -H इफेक्ट शो करता है, नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, लेकिन ये हाइपर कॉन्जुगेशन मेटा पे नहीं हो सकता, तो यहाँ केवल -I का कंडीशन बनेगा ये, और यहाँ कुछ भी नहीं है आपके पास ऑर्डर में। अगर इस कंडीशन को मैं ऐसा कर दूं बच्चों, जैसे मान लो ये CCl4 को यहाँ से हटा के अगर मैं यहाँ कर दूं, तब कहानी चेंज होगी, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा पोजिशन पे जो है वो +I इफेक्ट नहीं शो करके -I शो करता है बच्चों, और -H भी शो करता है। ये ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं। अब सुनो इधर ध्यान से, यहाँ कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा, कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा, और कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा। अब आपको पता है कंडीशन की नेगेटिव नेगेटिव की स्टेबिलिटी को घटाएगा, लेकिन ध्यान रहे इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेंट ये है, तो ये ज़्यादा डोमिनेंट ज़्यादा पावरफुल है, तो ये नेगेटिव जो है वो इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी को ज़्यादा घटाएगा, मतलब ये लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, समझ रहे हो ना। ओह सॉरी, नेगेटिव नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और ये ज़्यादा पावरफुल है तो ये ज़्यादा बढ़ाएगा, तो ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, और जो मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा बच्चों ये मोर एसिडिक होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो B का सबसे ज़्यादा होगा। अब इधर आओ, नेगेटिव नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा,
तो इसके स्टेबिलिटी ज़्यादा, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस मोर एसिडिक, यहाँ तो कोई बढ़ाने घटाने वाला है ही नहीं, तो ये तो सबसे कम होगा, तो ये होगा BAC। कितने लोगों ने आंसर किया? ऋत्विक ने करेक्ट आंसर किया, ठीक है। हाँ हर्षिल, पहले ये मेटा पे था बेटा, मेटा पे था, तो मेटा पे इसका -I ग्रुप ज़्यादा होता, तो -I ज़्यादा होता तो ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होता, मोर एसिडिक हो जाता, तो ABC होता, ठीक है। पर अब क्वेश्चन को चेंज किया हूँ। सान्या पूछ रही है कि सर कैसे पता चलेगा H इफेक्ट का? बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट H इफेक्ट कौन कौन शो करते हैं? प्लस H इफेक्ट शो करते हैं जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल वगैरह, और CCl4 जो होता है वो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है जिसको -H ग्रुप बोलते हैं। तो आप ध्यान रखना कंडीशन, CCl4 ना लिख के CCl3 लिखना बेटा, क्योंकि वैलेंसी डिस्टर्ब होगा। CCl3 ऑलवेज जो है वो -I ग्रुप शो करता है, ठीक है। स्वप्निल क्या पूछ रहे हो बेटा? सर CCl4 और नंबर 2 किसका -I इफेक्ट ज्यादा होता है? NO2 में CCl3 लिखना बच्चों, यहाँ CCl4 नहीं। अगर -I का ऑर्डर देखोगे बेटा तो -I इफेक्ट NO2 का ज्यादा दिखाई देगा CCl3 से, ठीक है ना। तो NO2 का -I ग्रुप ज्यादा होता है, -I इफेक्ट ज्यादा। अब देखो बेटा, अब जो कंडीशन लिख के आ रहा हूं उससे भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनेगा, सब लोग समझो, लिखना नहीं थोड़ा देर। देखो इधर ध्यान दो, आपके पास कुछ इस तरह का कंडीशन है बच्चों, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कंडीशन। इसको देखो, ये लिख रहा हूं चिलेशन। चिलेशन का मतलब होता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग। चिलेट रिंग आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, पर आपको ऑर्गेनिक के अंदर भी चिलेट रिंग का इफेक्ट बहुत ही जबरदस्त बताऊंगा बच्चों। देखो क्या लिखे हो सर, बेंजाइलिक अल्कोहल होता, फिर केस कैसे सॉल्व करते? बेटा आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं, धीरे धीरे उस पर भी आ रहा हूं, वेट, ठीक है, सारा धीरे धीरे लेके आ रहा हूं। लिख रहा हूं कंडीशन चिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ, क्या लिख रहा हूं, चिलेट रिंग। जरा ध्यान देना बेटा, अगर चिलेट रिंग का कंडीशन है, जैसे मान लो, सबसे पहला एक बात बता दूं बच्चों, ऑर्गेनिक में चिलेट रिंग तब बनता है बच्चों जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगा, हाँ वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, जिसको अपन बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगा तो चिलेट रिंग बनेगा, पहला बात। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए आपको पता है हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए फोन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से। और दूसरा कंडीशन, अनदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होना चाहिए रिंग के अंदर। कैसे? अभी बता रहा हूं, लिख रहा हूं, अनदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट इन रिंग, ठीक है, प्रेजेंट इन रिंग। रिंग में जो है एक और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए बच्चों, तब जाके ये कंडीशन होगा। कैसे? जरा देखो, जैसे मान लो आप ये लिख रहे हो कंडीशन फिनॉल, ये है फिनॉल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चों नाइट्रो ग्रुप, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसको बोला जाता है, इसे अपन बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, समझना ध्यान से, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अगर आप यहाँ देखोगे बेटा तो बेसिकली क्या कंडीशन है ये समझो ध्यान से, ये है H, और इस NO2 की अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास NO2, राइट। अगर इसको ऐसा लिखता हूं तो इस तरह का कंडीशन है, ये NO2। अब ये देखो बेटा, ये हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और इसी रिंग में अनदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिख रहा है आपको, तो बेटा ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर विद इन द मॉलिक्यूल रिंग बनाएगा। मतलब ये जो है वो आपको एक चिलेट रिंग, क्लोज रिंग का स्ट्रक्चर बनता दिख रहा है, जिसको अपन बोल रहे हैं चिलेट रिंग। अब रुकना, ध्यान देना, क्या होगा इससे सर? बेटा अगर चिलेट रिंग देखो 1 2 3 4 5 6, यहां से 5 से अगर 6 मेंबर चिलेट रिंग बनता दिखे, 5 to 6 मेंबर चिलेट रिंग, अगर ऐसा कंडीशन आपको बनता दिख रहा है बच्चों तो क्या होगा? देखो जरा, सब लोग ध्यान देना बेटा, यहां पे एग्जैक्टली जैसे मान लो इस तरह का कंडीशन है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता, केवल फिनॉल रहता बच्चों, तब तो ये H+ देता और मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनता। ये आपको पता है कि एनायन ऑफ एसिड इज मोर स्टेबल देन न्यूट्रल, ठीक है, जो एनायन होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर आप यहां देखोगे बेटा
तो यहाँ तो ये ऑलरेडी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के केस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ये चिलेट रिंग बना देगा, और चिलेट रिंग तो चिलेशन तो ऑलवेज मोर स्टेबल होता है, ये ऑलवेज मोर स्टेबल होगा, और अगर मोर स्टेबल होगा बेटा तो ये H+ को लॉस करना नहीं चाहेगा, और नहीं चाहेगा मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना नहीं चाहेगा, ये वाला पार्ट लेस स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ देखो अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऑलरेडी मोर स्टेबल होगा, और ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस नहीं बनाना चाहेगा, मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल होगा, और अगर लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा तो ये लेस एसिडिक होगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात आपके पास निकल के आया बच्चों, जरा ध्यान देना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं बेटा। क्या बोल रहा हूं सुनो सब लोग, लिख रहा हूं कि ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है वो लेस एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो एक बात जरूर ध्यान रखना है आपको, समझना ध्यान से बेटा। जैसे मान लो आपके पास एक ऐसा एग्जाम्पल है बच्चों, ये लिख रहा हूं पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये आपके पास फिनॉल है और पैरा पोजीशन पे मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, राइट। सब लोग देखना बेटा, क्योंकि अभी कुछ और भी कहानी निकल के आएगी यहाँ से, इसलिए बोल रहा हूँ ये पैरा पोजीशन पे हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया बेटा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता, और अगर नहीं हो सकता तो इसका कॉन्जुगेट बेस बना दो भाई, O- और NO2, और भैया ये -M ग्रुप है, माइनस माइनस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, और जो मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा वो मोर एसिडिक होगा। इसका मतलब ये है बच्चों, बोल रहा हूँ कि इसका मतलब ये है बच्चों, समझना ध्यान से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ बेटा, कि अगर आप पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करेंगे, यहाँ पैरानाइट्रोफिनॉल है बेटा, ये ऑर्थोनाइट्रो है, तो जब भी आप पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करेंगे, ये है पैरानाइट्रोफिनॉल, तो पैरानाइट्रोफिनॉल जो होगा वो मोर एसिडिक होगा देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, बिकॉज यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल बन रहा था, लेस एसिडिक है, यहाँ मोर स्टेबल मोर एसिडिक है, और ये लेस स्टेबल हुआ ड्यू टू क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 5 to 6 मेंबर चिलेट रिंग। क्लियर है बेटा, पहले मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ जी साहब, यही तो बोल रहा हूँ कि अगर ये H+ हुआ और हम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाने की कोशिश करें तो ये अगर बनेगा, अगर तो ये बहुत लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनना चाहेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मोर स्टेबल है, मोर से लेस में जाना नहीं चाहेगा, इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस अगर हम बनाना चाहें तो ये बहुत लेस एसिडिक होगा। यही तो बोल रहा हूँ कि बहुत लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनना चाहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ऑलरेडी ये मोर एसिडिक है, ये मोर स्टेबल है। अगर ये मोर स्टेबल है तो ये कॉन्जुगेट बेस बनाना नहीं चाहेगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा नहीं जब, तो इसकी स्टेबिलिटी तो ऑलरेडी कम है। कोई भी एलिमेंट जो है वो H+, कोई भी एसिड H+ दे के, इसलिए कोई भी एसिड H+ दे के कॉन्जुगेट बेस इसलिए बनाता है बेटा ताकि वो मोर स्टेबल बन सके। अब अगर ये ऑलरेडी मोर स्टेबल है तो ये तो लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनाना नहीं चाहेगा, और जब बनेगा नहीं, ये बहुत लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा, गया गुजरा बनेगा, तो बहुत लेस एसिडिक होगा। ये समझ रहे हो बात? तो ध्यान रखिएगा कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में पैरानाइट्रोफिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो इस तरह से बेटा आप इसके एसिडिक कैरेक्टर को निकाल सकते हैं। लेकिन आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट बात आपको और समझा रहा हूं बच्चों। जैसे मान लो इस तरह का कंडीशन मैं लिखता हूं बच्चों, ये लिख रहा हूं, जरा सब लोग समझो, ये लिख रहा हूं कंडीशन NO2 और NO2 एक ऐसा कंपाउंड लिख रहा हूं, और एक कंपाउंड आपके पास लिख रहा हूं बच्चों इस तरह से, ये आपके पास है OH NO2, ये लिख रहा हूं मेटा पे पैरा पे भी NO2 और ऑर्थो इधर वाले पे भी NO2। और एक कंडीशन आपके पास और लिखना चाह रहा हूं बच्चों, जैसे इस तरह का केस लिख रहा हूं मैं, यह है OH, यह लिख रहा हूं NO2, यह है NO2 ऐसा लिख रहा हूं, और यह है NO2 ऐसा लिख रहा हूं बच्चों। अगर आप इनमें से कंपेयर करोगे एसिडिक कैरेक्टर, देखो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके साथ निकल के आएगा, इसलिए ध्यान दो, ठीक है। अगर इस तरह का कंडीशन आपके पास आता है बच्चों, तो जरा समझना सब लोग ध्यान से बेटा। अच्छा, ये और ये कंपाउंड सिमिलर हो जाएगा शायद, ऑर्थो पैरा और मेटा, हाँ ये सिमिलर कंपाउंड बन जाएगा। इधर देखो क्या बोल रहा हूं, सुनो,
अगर ऐसा केस है बेटा, तो एक बात बहुत नोट करके लिख रहा हूं, इसको समझो एग्जैक्टली बेटा। यहां पे 3 संभावनाएं, क्या बोल रहा हूं? अभी हमने बोला कि सर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अगर होता, ऐसा होता, तब तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता चिलेट रिंग बनाता। लेकिन अगर एक से ज्यादा NO2 ग्रुप प्रेजेंट होगा रिंग में बेटा, तो इट डज नॉट फॉर्म चिलेट रिंग। लिख रहा हूं, इफ मोर देन 1 NO2 ग्रुप इज प्रेजेंट, मोर देन 1 NO2 ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा NO2 ग्रुप होता बेटा, तो इट डज नॉट फॉर्म चिलेट रिंग। ठीक है ना, इट लिख रहा हूं डज नॉट फॉर्म चिलेट रिंग। ये चिलेट रिंग का फॉर्मेशन नहीं करते, समझना बेटा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अगर ऐसा कंडीशन हुआ बच्चों, तो ये चिलेट रिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। हाँ, वीडियो पॉज हो रही है, देखो इधर देखो, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, समझो। लिख रहा हूं कंडीशन बेटा कि अगर इस तरह का केस हुआ जहां पे एक से ज्यादा NO2 ग्रुप प्रेजेंट दिख रहे हो, तो ये चिलेट रिंग का फॉर्मेशन नहीं करते, क्योंकि ये आपस में रिपल्सन शो करते हैं बेटा। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये इसके साथ भी बनाना चाहेगा, इधर भी बनाना चाहेगा, तो दोनों तो वीक बॉन्ड दोनों तरफ होना चाहेगा, इसलिए ना तो इफेक्टिव इधर बन पाएगा ना तो इधर बन पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ भी NO2 ग्रुप जो है वो इसको जो है वो क्या करता है, रिपेल करता है आपस में। तो ध्यान रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जहां भी एक से ज्यादा NO2 ग्रुप होगा, कभी भी चिलेट रिंग का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसको ऑर्थो इफेक्ट बोला जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना चिलेट रिंग बन रहा है, इसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं बेटा। तो ऑर्थो इफेक्ट तभी हो सकता है जब एक ही NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर एक से ज्यादा हुआ तो नो ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व। समझ रहे हो बात? अब अगर ऑर्थो नहीं होगा बेटा, तो फिर क्या होगा सर, ये समझ लो ध्यान से। यहाँ पे ये -M ग्रुप है और -I भी है, -M ग्रुप यहाँ पे होगा और -I होगा। यहाँ पे ये नहीं होगा, क्यों? मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस 0, केवल इंडक्टिव इफेक्ट। और यहाँ पे ये पैरा पे -I भी और -M भी होगा। अब इधर आओ, यहाँ -M -I दोनों है, -M -I दोनों है, यहाँ ऑर्थो पे -M -I दोनों है। यहाँ पे देखोगे बेटा तो ये -M -I, यहाँ पे -M -I दोनों है बेटा। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं बच्चों, इसलिए देखो इधर ध्यान से। अगर आप इनमें से एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा देखो ये होगा कॉन्जुगेट बेस, तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और यहाँ 1 2 3 माइनस है, तो 3 -M है, तो भैया तीनों बढ़ाएगा, जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा बढ़ाएगा। तो बी का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। आप सोचेंगे सर यहाँ 2 -M है, इंडक्टिव को तो बाद में देखना, पहले -M देखो। यहाँ 2 -M, यहाँ भी 2 -M, लेकिन यहाँ 2 -I और यहाँ 3 -I है, तो भैया इससे ज्यादा इफेक्टिविटी होगा ना। ये माइनस वाला माइनस की स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएगा, ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, तो ए होगा देन सी होगा। अब बेटा याद करो ये 1 2 3 4 5 6 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, ये है 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको अपन बोलते थे 12th क्लास में पिक्रिक एसिड। सो याद होगा बच्चों कि ऑर्गेनिक के जितने भी एसिड होते हैं ये सारे के सारे होते हैं वीक एसिड होते हैं, एक्सेप्ट लिखते हैं हम लोग क्या, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है। तो बी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और फिर ए और देन सी। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? बिल्कुल हाँ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है क्या, कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में अगर एक से ज्यादा NO2 ग्रुप होगा तब ये चिलेट रिंग नहीं बनाता है। ये कंडीशन केवल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होगा बेटा, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि आगे जाके बताऊंगा कंडीशन और भी। लिखना फटाफट लिखो। नाइट्रो ग्रुप बल्कियर ग्रुप है, हिंड्रेंस थोड़ा होना शुरू होता है, पर यहां अगर छोटे ग्रुप लगे होते तब कुछ कहानी और होता, अभी बताऊंगा। देखो बेटा एक बात और समझो, अभी सारी बात पहले समझते चलो, उसके बाद बात करेंगे। एक कंडीशन आपके पास ऐसा लिख रहा हूं बच्चों, ऑर्थो बेंजोइक एसिड का केस लिख रहा हूं। यह लिख रहा हूं बेंजोइक एसिड, ये बेंजीन है और इस पे एसिड ग्रुप है, ये बेंजोइक एसिड है बेटा आपके पास COOH।
और अगर मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा कोई OH ग्रुप लगा देता हूं, मान लो इस तरह का कंडीशन लगाता हूं बच्चों, ये है OH ग्रुप। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, अगर इसका कॉन्जुगेट बेस आप बनाते हो तो कॉन्जुगेट बेस कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, CO O माइनस और ये O और ये H है। अब यहां से देखो कंडीशन, ये हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है किससे, ऑक्सीजन से, और इसको बगल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी मिल रहा है, तो ये आपस में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, मतलब यहां पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा बेटा, अगर इंट्रामॉलिक्यूलर बना तो, हाँ सुनो इधर ध्यान से बेटे, बोल रहा हूं अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो ये जो पहले लेस स्टेबल था, पहले यहां पे नो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन है जुड़ा हुआ ऑक्सीजन से बेटा, हाँ इसे चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टर्मिनल पे दिख ही नहीं रहा, इसे भी मोर चाहिए, टर्मिनल पे दिख ही नहीं रहा, तो भाई डबल बॉन्ड वाले तो बनाते नहीं है, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगर इसका कॉन्जुगेट बेस बना दें, H+ निकाल के यहाँ माइनस ले आए, तब ये नेगेटिव ऑक्सीजन आ गया ये, और टर्मिनल पे हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता था, मतलब ये लेस स्टेबल था, लेकिन जब इसका हम कॉन्जुगेट बेस बना दिए तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना, मतलब ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बना, और अगर मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा तो मोर एसिडिक होगा। अब यहां सुनो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात, अभी आप बोल रहे थे कि सर नाइट्रोफिनॉल के केस में, जब फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो था तो ऑर्थो इफेक्ट शो कर रहा था, और ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से वहां देख रहे थे एसिडिक कैरेक्टर घट रहा था, बट यहां पे ऑर्थो कैरेक्टर होने की वजह से बेंजोइक एसिड में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है बच्चों, दिख रहा है कंडीशन। तो अगर आप बेंजोइक एसिड की बात करें, समझना ध्यान से, ये बेंजोइक एसिड की बात करें और ये अगर आप इस तरह की बात लिखते हो बेटा, ये बेंजोइक एसिड और ऑर्थो पे लगा दिया OH ग्रुप, और अगर इसमें एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड में बेंजोइक एसिड होने की वजह से यहाँ पे देखो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा इसका होगा, क्योंकि अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड पे है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर, जिसके वजह से चिलेट रिंग बनेगा, और चिलेट रिंग बनेगा तो मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, मोर एसिडिक होगा। तो ध्यान रखिएगा, उल्टा कंडीशन बेटा, क्या बोल रहा हूं कंडीशन, कि अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करता हूं मैं, समझना ध्यान से, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर, बोल रहा हूं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एसिडिक कैरेक्टर घट रहा था, बट इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एसिडिक कैरेक्टर ऑलवेज इंक्रीजेज, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दोनों, क्योंकि उसमें घट रहा था और इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रीजन आप साफ देख रहे हैं। बोलो आया समझ में, क्लियर है यहाँ तक। स्वप्निल अभी आप पूछ रहे थे, उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, उसे भी समझो एक बार। ऑर्थो इफेक्ट है ना, सॉरी SIR लिख रहे थे आप, मैं इसी को लिखने जा रहा हूं बच्चों, SIR स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, समझना बेटा, क्वेश्चन बनता है यहां से, SIR स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। एक बेसिक बात सुनो, इधर देखो, आप ये पूछ रहे हैं कि सर जब यहां पे ये COOH होगा और इसको हटाएंगे तो यहाँ पे ये रेजोनेंस शो करना चाहिए था, यही बोल रहे हैं ना। हाँ अच्छा सुनो इधर देखो बेटा, एक्चुअली क्या है समझो, जैसे हम लोग कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस शो करना चाहिए था, और यहाँ रेजोनेंस शो करना चाहिए था बेटा, लेकिन एक्चुअली क्या है यहाँ पे कंडीशन, ये समझा रहा हूँ देखो, हाँ आपको अभी आगे बताऊंगा अभी कंडीशन, इसलिए सुन लो बेटा। यहाँ दो चीजें हैं, दो चीजें क्या होंगी ये देखो, कि सर ये नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखो ये क्या दिख रहा है आपको, चिलेट रिंग है, तो यहाँ दो बात आता है बेटा निकल के, इसलिए दोनों बात देखो जरा समझो। यहाँ नेगेटिव इधर अगर चला तो ये बॉन्ड इधर चलेगा, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आएगा, और प्लस माइनस मिलके ये डबल बॉन्ड बनाएगा, मतलब इस तरह का केस आपके पास आएगा OH और ये C, और यहाँ पे आपके पास कंडीशन ये नेगेटिव आया और ये डबल बॉन्ड बना O। अब जरा समझो बेटा, पहले भी नेगेटिव ऑक्सीजन पे था, अब भी नेगेटिव ऑक्सीजन पे है, अगर सेम चार्ज सेम एटम पे हुआ तो इसको इक्विवेलेंट रेजोनेंस बोलते हैं, इसे बोला जाता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस। जरा समझना मेरी बात को, बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप।
अब यहाँ पे देखो बेटा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी मोर स्टेबल होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस ऑलवेज मोर स्टेबल होता है, ये भी आपको पता है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ सुनो, अगर हम ऐसे कंडीशन लिखते हैं बच्चों, मान लो इस तरह का कंडीशन है, ये लिख रहा हूँ CO और OH और ये लिख रहा हूँ OH, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ अगर ये गया तो केवल इक्विवेलेंट की पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस की भी पॉसिबिलिटी है, साथ ही साथ चिलेट रिंग बनने की भी पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ से मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनने की पॉसिबिलिटी है, जिसके वजह से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हाँ ठीक है हर्षिल, क्लियर हो गया बेटा? तो यही बात आपको बता रहा हूँ, देखो इधर ध्यान से। अब आगे अभी और कुछ बातें करेंगे, लेकिन पहले SIR बताते हैं। बेटा देखो इधर ध्यान देते जाओ, लिख रहा हूँ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, लास्ट में नाम से क्लियर है बेटा। रेजोनेंस का इनहिबिशन होना मतलब रेजोनेंस को रोक देना, रेजोनेंस नहीं होने देना, और किसके वजह से? स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से। अब यहाँ देखो बेटा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस जो होता है ये ओनली एट ऑर्थो पोजीशन। पहला बात तो ये देखो कि ये कहाँ पे होता है, जब स्टेरिक ग्रुप या हिंडर्ड ग्रुप, ठीक है ना, लिख रहा हूँ कंडीशन ओनली एट ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन के वजह से होता है बेटा, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन। जैसे देखो बेटा, मान लो इस तरह का कोई ग्रुप आपके पास लगा हुआ है, यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कोई ग्रुप है A ग्रुप, और यहाँ लिख रहा हूँ कोई G1 है, और यहाँ लिख रहा हूँ कोई G2 ग्रुप है। तो ध्यान रखना है G1 G2 जो है, G1 और G2 जो होगा वो A के रिस्पेक्ट में हमेशा ऑर्थो पोजीशन पे ही होना चाहिए, तभी आप स्टेरिक हिंड्रेंस का कंडीशन देखेंगे। पहला बात तो यही दिमाग में लाना है। अब इसको बताने से पहले आपको एक बात और बता रहा हूँ बच्चों, जरा समझो, ध्यान देना सब लोग। जैसे आप ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात कर लेते हो, अगर ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात हम करें, ये नाइट्रोफिनॉल की बात, तो यहाँ 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 3 सिग्मा, ये तो पाई है, तो पाई तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं करेगा, तो ये 2 3 सिग्मा मतलब sp2 है, और बेंजीन रिंग में ईच एंड एवरी कार्बन जो है वो sp2 दिख रहा है आपको, ये sp2, ये sp2 और ये sp2। और आपको पता है बच्चों कि रेजोनेंस हमेशा सेम प्लेन में होता है, मतलब रेजोनेंस प्लेनरिटी में होता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, कंडीशन पढ़े होंगे रेजोनेंस की प्रॉपर्टी। तो रेजोनेंस जो है वो ऑलवेज जो है, ऑलवेज अकर्स इन प्लेनरिटी, ये लिख रहा हूं ऑलवेज अकर्स इन प्लेनरिटी, हमेशा ये जो है वो प्लेनर में होगा बेटा। अब ये प्लेनर है और ये भी प्लेनर है, एक ही प्लेन में अगर होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, लॉन पेयर सिंगल डबल, बात समझ रहे हो? तो रेजोनेंस हमेशा, बोल रहा हूँ कंडीशन बेटा, कि रेजोनेंस जो होगा, जैसे ये पाई बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पे रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, और ये sp2 है और रिंग में भी sp2 है, तो बेटा दोनों सेम प्लेन में होने के वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन इसको देके चलेगा, मतलब यहाँ से रेजोनेंस शो करेगा। सबसे पहला बात तो ये है, ठीक है, दिमाग में ये लो कि रेजोनेंस हमेशा प्लेनर में होता है, जब एक ही प्लेन में होंगे एटम तभी रेजोनेंस शो होगा, पहला बात, ठीक है। लेकिन दूसरा बात क्या आपको बोल रहा हूं बेटा कि सर ऐसा कंडीशन आएगा कहां कहां पे, कौन कौन से केस में जो है वो प्लेनरिटी शो करेगा ए इनके साथ, जिसमें एक ग्रुप आप देख रहे हैं बेटा NO2 ग्रुप दिख रहा है, कंडीशन ये NO2 ग्रुप बोल रहा हूं। दूसरा कंडीशन बोल रहा हूं बेटा, जैसे COH ग्रुप लिख रहा हूं CHO, आप अगर यहां भी देखोगे बेटा तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा मतलब sp2 है, और अगर sp2 होगा तो ये भी प्लेनर होगा अगर यहाँ होगा तो, और अगर प्लेनर हुआ तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। ऐसे ही कंडीशन आपको क्या बोल रहा हूँ बेटा समझना, जैसे मैं लिख रहा हूँ आपके पास COOH ग्रुप एसिड ग्रुप लिख रहा हूँ, अगर ऐसा लिखोगे तो 1 2 और 1 3 सिग्मा है, ये भी sp2 होगा बच्चों, इसका मतलब ये भी प्लेनरिटी मेंटेन करेगा यहाँ पे ये भी कंडीशन आ सकता है। ऐसे ही कंडीशन आपके पास एस्टर भी आएंगे बच्चों, एस्टर वगैरह इस तरह के जितने भी ग्रुप हैं, मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ बच्चों कि ये सारे रेजोनेंस शो करते हैं। यहाँ पे भी देखो 3 सिग्मा है, sp2 है, ठीक है। बट बात ये नहीं है बेटा, बात क्या है देखो, बात ये है, लिख रहा हूं कंडीशन बेटा कि अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा दिया जाए, अगर ऑर्थो पे कोई बल्कियर ग्रुप लगा दिया जाए तब क्या होगा ये समझा रहा हूं आपको, पहले समझो इधर ध्यान से। लिख रहा हूं जैसे अभी G1 और G2 है बेटा, ये इस तरह का लिख रहा हूं कंडीशन कि इफ G1 एंड G2, अगर G1 और G2 बेटा कोई बल्कियर ग्रुप आ जाए, जैसे एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लिख दें,
ये लिख दें एल्काइल ग्रुप, मान लो कोई लगा देते हो बेटा G1 और G2 में, ठीक है। कोई भी एल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल है, ये इथाइल है, ये लिख रहा हूँ बेटा इस तरह से प्रोपाइल है, कोई भी एल्काइल ग्रुप अगर आप लगा देते हो बेटा इस तरह से ना, तो इस कंडीशन में जो है वो क्या होगा, देखो जरा ध्यान से। जैसे मान लो आप इस तरह का केस लिख रहे हो बेटा, ये OH है और इधर भी CH3 लगा दिया और इधर भी CH3 लगा दिया और यहाँ पे मैंने NO2 लगा दिया। अब बेसिकली क्या होता है बेटा, ये समझो, ये NO2 हमने यहाँ पे लगा दिया। अब बोल रहा हूँ कंडीशन की sp2 तो है, लेकिन इनके बीच में रिपल्सन होगा, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, जिसके वजह से जो प्लेनर थे एटम, जो इस तरह से ये रिंग है और ये NO2 ग्रुप है, सेम प्लेन में है। अब जो होगा बोल रहा हूँ यहाँ इधर वाला भी ग्रुप इसको रिपेल कर रहा है और इधर वाला भी रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है और ये भी। तो जब रिपेल करेगा तो जो प्लेन में एटम दिख रहे थे, ये रिंग है और ये NO2 सेम प्लेन में थे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था। अब जैसे रिपेल करेगा इधर वाला ग्रुप, ये रिंग ऐसे घूम जाएगा NO2, और अगर NO2 घूम गया बेटा तो अब प्लेनरिटी लॉस हो गया, अब सेम प्लेन नहीं रहा, ये दिख रहा है कंडीशन। और अगर सेम प्लेन नहीं रहेगा बेटा तो इस कंडीशन में ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा डबल बॉन्ड, तो डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, लिख रहा हूं डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। तो बेसिकली आपको यही कंडीशन समझाना चाह रहा हूं बच्चों, ध्यान देना कि जो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हम लोग पढ़ रहे हैं SIR बोलता है कि अगर कोई बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट हो जाए, कहां पे, ऑर्थो पोजीशन पे, अगर कोई एल्काइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट हो जाए तो ये इसको आउट ऑफ प्लेन कर देगा, और अगर आउट ऑफ प्लेन कर दिया बेटा तो इस कंडीशन में इसको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होने नहीं देगा, और अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होने नहीं देगा तो यहां पे ये केवल -I इफेक्ट शो करेगा, -M इफेक्ट शो नहीं करेगा। हाँ सानिया क्या पूछ रही है, रिपल्सन किसके बीच में होगा? रिपल्सन इसके और इसके बीच में होगा बेटा, रिपल्सन इसके और इसके बीच में होगा। CH3 ग्रुप और NO2 ग्रुप, CH3 ग्रुप इसको रिपेल करेगा तो ये घूम जाएगा, और अगर घूम जाएगा तो पहले जो सेम प्लेन में थे ऐसे करके, ये सेम प्लेन में जो दिखाई दे रहे थे, अब एक ऐसे घूम गया तो अब तो प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो गया ना, प्लेनर तो रहा नहीं, और प्लेनर नहीं रहा तो यहाँ रेजोनेंस होगा नहीं, और रेजोनेंस नहीं होगा तो मेजोमेरिक इफेक्ट यहाँ शो नहीं करेगा, और मेजोमेरिक नहीं शो करेगा तो ओनली इंडक्टिव इफेक्ट का फेनोमेना NO2 शो करेगा यहाँ पे। बात क्लियर हुआ? बोलो। अब जैसे मान लो आपको एक बात बताता हूं, जैसे देखो मान लो, चलो यहीं पे लिखता हूं अगर दिख रहा होगा तो, जैसे इस तरह का केस है बेटा, एक लिख रहा हूं आपके पास, यहां पे NO2 है मान लो, और ये लिख रहा हूं एक ग्रुप, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, समझना बेटा, मेरी बात समझना। यहां लिख दिया OH मैंने, और यहां पे लिख दिया मैंने NO2, और एक कंपाउंड ऐसा लिख रहा हूं बच्चों, यहां OH और ये लिख रहा हूं कंडीशन NO2, और ये CH3 और ये CH3 लिख रहा हूं। अब अगर यहां देखोगे बेटा तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये है नेगेटिव और ये नेगेटिव। अब यहां पे ये क्या है, ये NO2 क्या है, -M ग्रुप है और साथ ही साथ -I ग्रुप भी है। लेकिन यहां अगर देखें तो यहां पे देखो SIR दिख रहा है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे ये ग्रुप दिख रहे हैं, ऑर्थो होने की वजह से SIR होगा, SIR होगा तो इसको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होने नहीं देगा, अभी बता रहे थे प्लेनरिटी इसकी लॉस कर देगा। तो यहाँ पे ये -M होगा ही नहीं, केवल और केवल -I होगा। अब बेटा यहाँ -M और -I है, नेगेटिव नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और -M -I से ज़्यादा पावरफुल है तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, और मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस अगर हुआ तो ये मोर एसिडिक होगा, मतलब एसिडिक कैरेक्टर इसका ज़्यादा होगा और इसका कम। तो आप बोल सकते हो कि ड्यू टू SIR एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, SIR होने की वजह से एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से हमें मतलब नहीं है बेटा, रिपल्सन ग्रुप से मतलब है। आपको बार बार एक चीज मैं बता रहा हूं कि कभी भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अट्रैक्टिंग ग्रुप के चक्कर में मत पड़िएगा, अदरवाइज बहुत सारी परेशानियां खड़ी होती है बच्चों के साथ। इसलिए आपको जो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं उसको आप ध्यान रखिए कि प्लस प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, माइनस माइनस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और जो ज़्यादा पावरफुल है वो ज़्यादा बढ़ाएगा, बस खत्म बात। कन्फ्यूज नहीं करना बेटा। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और समझा रहा हूं कि सर क्या हर जगह SIR इफेक्ट शो करेगा क्या? ऐसा नहीं है बेटा। जैसे देखो आप सुनो इधर ध्यान से, यहाँ पे जैसे अगर आप इस तरह से केस लिख दो बेटा, यहाँ OH
और यहाँ कोई बल्कियर ग्रुप लगा दें, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका कॉन्जुगेट बेस अगर आप बनाएंगे ना, तो कॉन्जुगेट बेस कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, O-। अब जरा समझो बेटा ध्यान से, एक सिंगल एटम है, सिंगल एटम को पॉइंट चार्ज की तरह हम लोग बिहेव कराते हैं। अगर ये अपने एक्सिस पे घूमेगा भी तो भैया सेम प्लेन में रहेगा, सिंगल एटम है यहाँ पे, इसकी प्लैनरिटी चेंज नहीं हो सकती है। समझ रहे हो बेटा, बात समझ रहे हो? ये एक पॉइंट चार्ज की तरह है बेटा, और पॉइंट चार्ज को अगर आप घुमाते भी हो कहीं अपने एक्सिस के ऊपर में, तब भी ये वैसा ही दिखेगा सेम प्लेन में। देखो ना, इसको आप घुमाने की कोशिश करो तब भी ये सेम प्लेन में दिखेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि OH जो है वो SIR इफेक्ट शो नहीं करेगा, भले बल्कियर ग्रुप लगा भी होगा यहाँ अगल बगल में ऑर्थो पे, तब भी शो नहीं करता। ये केवल यही नहीं है बेटा, जितने भी सिंगल एटम है, जैसे हैलोजन है, हैलोजन में आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह लेते हो, तो ये सब सारे सिंगल एटम है, ये भी SIR शो नहीं करते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा साइनाइड ग्रुप, ये भी SIR नहीं शो करता। आप सोचोगे ये क्यों नहीं करता, जरा देखो बेटा। जैसे मान लो इस तरह का केस है, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके पास OH, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं CN, ये है CN। जरा समझना बेटा ध्यान से, ऑर्थो पे ग्रुप लगा दिया, आपके दिमाग में SIR का कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए था कि ऑर्थो पे है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये एक और एक 2 सिग्मा, जरा देखो बेटा, ये पाई है और ये पाई और 1 सिग्मा, मतलब 2 सिग्मा, मतलब sp लीनियर है। अरे भाई सीधा है ना यार, लीनियर है तो लीनियर अगर होगा सीधा अक्ष को घुमाओगे भी तब भी तो ये सीधा ही रहेगा, ये लीनियर है, सीधा घुमाओगे तो ये प्लेन में ही रहेगा, इसलिए ये भी SIR शो नहीं करेगा। समझ रहे हो बात? इसके अलावा एक और कंडीशन है बच्चों, जैसे देखो इधर SO3H की बात अगर हम करते हैं, SO3H सल्फोनिक एसिड वाला, ये यहाँ पे जैसे मैं OH लिख रहा हूँ बेटा, और ये लिख रहा हूँ आपके पास SO3H, ये है SO3, जरा देखना बेटा ध्यान से, ये SO3H और यहाँ कोई बल्कियर ग्रुप लगा दिया। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये भी SIR शो नहीं करता। बात सोचोगे सर क्यों? अरे बेटा 1 2 3 और 1 4 है ना यहाँ पे, बाकी तो पाई है, 4 होगा तो sp3 है, और sp3 तो प्लेनर होता नहीं, sp2 प्लेनर होता है, तो ये तो ऑलरेडी नॉन प्लेनर है। तो भैया नॉन प्लेनर अगर होगा तो घूमेगा भी तो नॉन प्लेन ही रहना है इसको। समझ रहे हो ना? नॉन प्लेनर तो वैसे ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता इसके साथ। तो ध्यान रखिएगा कंडीशन कि ये जो कंडीशन आपके पास बन के आता है ये भी SIR शो नहीं करता। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, SIR का इफेक्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, नोट कर लो इसको। अच्छा हाँ, आपका आवाज रुक रहा था, कट रहा था, अब ठीक है ठीक है। बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे NO2, यही बोल रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे NO2 जो होगा वो शो करेगा SIR। 2 बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे SIR होता है बेटा, एक्सेप्ट 2 ग्रुप, एक होता है OCH3 ग्रुप जो कि SIR शो नहीं करता, और एक होता है आपके पास NH2 ग्रुप जो कि SIR शो नहीं करता बेंजोइक एसिड के केस में। अभी बताऊंगा। रिमेनिंग ऑल ग्रुप शो SIR इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। हाँ, 2 एक्सेप्शन याद रखना आपको कि बेंजोइक एसिड के केस में ये 2 एक्सेप्शन है जो नहीं शो करते, बाकी फिनॉल के केस में अल्काइल ग्रुप SIR शो करेंगे अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा तो, ठीक है ना। सानिया पूछ रही है SO3H, बेटा अभी मैंने बताया ना आपको कि अगर SO3H का केस होगा बेटे तो SO3H का केस ऐसा है आपके पास, ये है, और अगर ऐसा कंडीशन होगा आपके पास तो यहाँ पे ऑलरेडी sp3 है, sp3 तो प्लेनर होता नहीं बेटा, ये तो ऑलरेडी नॉन प्लेनर है, तो SIR तो होगा नहीं। SIR तो तब चेक करते जब प्लेनरिटी होता, ये तो नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर घूमेगा तो भी नॉन प्लेन रहेगा वो, समझ रहे हो ना। तो इसलिए यहाँ पे जब प्लेनर होता तब रिपल्सन होता ग्रुप का, नॉन प्लेनर ये तो पहले से ही है, तो नो SIR। अब एक बात और सुनो बेटा, देखो इधर ध्यान दो, आपको बेंजोइक एसिड का केस बता रहा हूं बेटा। स्वप्निल देखो, आपके क्वेश्चन के आंसर पे आ रहा हूं। यह है बेंजोइक एसिड, समझना बेटा ध्यान से। हाँ, बेंजोइक एसिड, और एक कंडीशन में आपको लिख रहा हूं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। एक आपके पास ऐसा कंडीशन लिख रहा हूं बच्चों, ये ऑर्थो पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, इसको बोल रहा हूं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, और इससे मैं लिख रहा हूं बेटे बेंजोइक एसिड। जरा मेरी बात सुनना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने जा रहा हूं, इसलिए सुनो। क्या केस बनेगा देखना, यहां अगर कॉन्जुगेट बेस आप बनाओगे, यहां बनाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा।
यहाँ पे देखो ऑर्थो पे ग्रुप है, यहाँ पे SIR होगा, और अगर SIR होगा बेटा तो इसको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं होने देगा, इस प्लेनर को sp2 को आउट ऑफ प्लेन कर देगा। और अगर ये रेजोनेंस में रिंग के साथ पार्टिसिपेट नहीं हुआ बच्चों तो ये ऐसा कंडीशन आपके पास बनेगा, अगर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो ये O- और ये डबल बॉन्ड O ऐसा बनेगा। बट बोल रहा हूँ कंडीशन कॉन्जुगेट बेस तो बन रहा है, बट ये SIR नहीं होगा, ये इसके साथ रेजोनेंस शो नहीं करेगा। अब इधर आ जाओ, यहाँ अगर आप देखेंगे बेटा इसका कॉन्जुगेट बेस, समझना बेटा सब लोग, लिखना नहीं अभी थोड़ा, तो ये आप लिख रहे हो C डबल बॉन्ड O और O- नेगेटिव सिंगल डबल, यहाँ पे ये रेजोनेंस शो करेगा बेटा, समझो इधर ध्यान से, यहाँ नो SIR, कोई SIR नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों, जरा सब समझना कि सर यहाँ नेगेटिव सिंगल रेजोनेंस होगा या ये इस डबल के साथ रेजोनेंस होगा। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखना बेटे ध्यान से। ये है आपके पास कार्बन और यहाँ पे है ये ऑक्सीजन। एक्चुअली बेटा ये कार्बन है ना, और ये कार्बन यहाँ भी दिख रहा है और ये कार्बन दिख रहा है बच्चों, सब लोग गौर से देखना बेटा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कार्बन कार्बन के साथ रेजोनेंस इजीली शो करना पसंद करेगा। ये नेगेटिव इधर चला बेटा, जरा देखो इधर नेगेटिव इधर चला, ठीक है ना, या नेगेटिव सिंगल डबल ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देखो ये अगर इधर चला बेटा नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, और ये कार्बन जो है अपने पाई इलेक्ट्रॉन को इजीली इस पॉजिटिव को दे देगा, वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इजीली डोनेट करेगा, समझना। मतलब इसके रिस्पेक्ट में यहाँ देखो, आप सोचोगे सर ये भी तो नेगेटिव इसको देता, ये भी तो नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता था इजीली, लेकिन बेटा कार्बन कार्बन दोनों सेम है, दोनों सेम ऑर्बिटल होने की वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, बजाय ऑक्सीजन और कार्बन के ऑर्बिटल। ये दोनों डिफरेंट ऑर्बिटल हैं, सेम एटम में इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सकता है, इसलिए यहाँ पे इजीली रेजोनेंस शो करेगा। और अगर ये शो करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, समझ रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन इससे ही चलेगा तो इधर नेगेटिव आएगा, ये इधर चलेगा तो ये नेगेटिव आएगा। अब सुन लो बेटा एक मिनट ध्यान से, यहाँ पे देखो नेगेटिव ऑक्सीजन पे था, बट यहाँ नेगेटिव कार्बन पे है, यहाँ कार्बन पे है, तो चार्ज तो वही नेगेटिव है पर एटम अलग अलग हो गया, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ कार्बन, तो सेम चार्ज नेगेटिव नेगेटिव, बट एटम हो गया ऑक्सीजन और कार्बन, तो सेम चार्ज ऑन डिफरेंट एटम, ये लिख रहा हूँ कंडीशन बेटा, सेम चार्ज ऑन डिफरेंट एटम। अगर डिफरेंट एटम पे सेम चार्ज होगा बेटा, समझना ध्यान से, तो ये कहलाता है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। सब लोग समझ लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्योंकि इन जनरल सब लोग गलती कर जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ बेटा। इधर आ जाओ, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है बेटा, बेंजोइक एसिड, अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या केस होगा, SIR होगा, और मैंने बोला SIR होगा अगर तो ये जो है आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, और अगर आउट ऑफ प्लेन गया तो इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता, तो इस कंडीशन में यहाँ नेगेटिव सिंगल डबल केवल रेजोनेंस इसी के बीच में होना मजबूरी होगा, तो ये चलेगा इधर, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अब यही इसको इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, SIR होने की वजह से ये सेम प्लेन में नहीं है, जिसके वजह से ये इसके साथ रेजोनेंस नहीं शो करेगा, ये आउट ऑफ प्लेन है इसके रिस्पेक्ट में। ये अगर आउट ऑफ प्लेन हो गया बेटा ये, तो इसको देना मजबूरी होगा इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस तरह का कंडीशन बनेगा, यहाँ बल्कियर ग्रुप है ये C है, और यहाँ पे आपके पास आएगा O- और यहाँ प्लस माइनस मिलके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा। अब देखो पहले नेगेटिव ऑक्सीजन पे था, अब भी नेगेटिव ऑक्सीजन पे है बेटा, जरा ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ, सुनो बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ। देखो कि यहाँ भी नेगेटिव क्या था ऑक्सीजन पे, और देखो रेजोनेंस के बाद भी नेगेटिव ऑक्सीजन पे है, तो एटम भी सेम है बेटा ऑक्सीजन, और चार्ज भी सेम, तो सेम चार्ज ऑन सेम एटम, सेम चार्ज ऑन सेम एटम। अगर सेम चार्ज सेम एटम पे होगा बेटा, समझना ध्यान से, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, समझ लो सब लोग। और इक्विवेलेंट रेजोनेंस जो होता है बच्चों, ये ऑलवेज मोर स्टेबल होता है, इसलिए ये जो एनायन बनेगा ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और अगर मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो ये मोर एसिडिक होगा। इसका मतलब बेटा यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज़्यादा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, पहले मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आया। हाँ, क्रॉस रेजोनेंस भी वर्ड बोल सकते हो बेटा, है ना, ये क्रॉस रेजोनेंस वर्ड भी बोला जा सकता है इसको, लेकिन क्रॉस रेजोनेंस इफेक्टिव वर्ड नहीं है बेटा, ठीक है ना, ठीक है,
क्रॉस रेजोनेंस का केस जो होता है, क्रॉस कॉन्जुगेशन और लीनियर कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे जो है वो आप इसको अगर समझते हो ना तो ये वाला केस हर जगह लागू हो पाएगा, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। इन जनरल अगर हम लोग ऐसे पढ़ते, इस तरह का केस पढ़ते और ऐसे पढ़ते, तब यहाँ पे मैं बताता हूँ, पर इसमें जिक्र नहीं करता हूँ ताकि आप लोग इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लें। एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को यहाँ समझाना था इसके साथ। तो बेटा ध्यान रखना, फिनॉल के केस में आप क्या देख रहे थे कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होने के वजह से एसिडिक कैरेक्टर घट रहा था, है ना, फिनॉल में। लेकिन बेंजोइक एसिड में अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अलग कंडीशन आ रहा है, ड्यू टू क्या लिख रहा हूँ, देख रहे हो ना, ये बात भी बोल सकते हो। अक्षित बिल्कुल सही बोल रहे हो, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ऑलवेज मोर स्टेबल होता है बेटा, बिल्कुल करेक्ट बात। इसीलिए तो बोला आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस और नॉन इक्विवेलेंट, यही तो है एग्जैक्टली कि नेगेटिव चार्ज यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे या नेगेटिव कार्बन लेस पे है। तो अगर भैया डिफरेंट पे दिख रहा है, अगर दोनों यहाँ पे मोर पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पहले भी था नेगेटिव और यहाँ भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला तो मोर स्टेबल होगा, यही तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहलाता है एक्चुअली। इक्विवेलेंट रेजोनेंस यही है बेटा एक्चुअली, एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हो। नीचे नोट करके लिख लो बेटा कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड is always more acidic. Ortho substituted benzoic acid is always more acidic, always more acidic except हर्षिल सुनना बेटा, except OCH3 and NH2 ग्रुप, ये जो हैं वो SIR शो नहीं करते, नो SIR एट ऑर्थो पोजिशन इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये दो ग्रुप, बाकी जो भी ऑर्थो पे होगा बेटा बेंजोइक एसिड के साथ वो SIR शो करेगा। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, सारे कॉन्सेप्ट आप तक रख दिया हूं, ठीक है ना। एक बार आप लोग एसिडिक कैरेक्टर के क्वेश्चन जरूर करना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन करने के बाद ही आप इसको और बेहतर क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग आगे जब क्लास करेंगे तो आगे बढ़ाएंगे इस चीज़ को, लेकिन होप सो कि आप लोग जल्दी जल्दी थोड़ा इस चीज़ को करें अगले क्लास में, ताकि एरोमेटिसिटी वगैरह काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर दें हम लोग, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट बच्चों का कम दिख रहा था, इस वजह से हमें भी थोड़ा मज़ा नहीं आता। कहाँ से करें क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग मुझे व्हाट्सअप करना, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा बेटा, ठीक है। हाँ, हिमांशु पांडे कर सकते हैं, हिमांशु पांडे बेस्ट बुक है, वैसे भी क्लास में हिमांशु पांडे पूरा सॉल्व करवाता हूँ मैं। हाँ, हिमांशु पांडे पूरा करवाता हूँ, अगर उसके बावजूद भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बताना, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको दे दूंगा, सारा PDF बना हुआ है, कल आपको मिल जाएगा अगर आपको और भी PDF चाहिए तो, ठीक है ना। हाँ, बाकी तो जो रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम मेरा होता है उसमें कंप्लीट हिमांशु पांडे सॉल्व कराता हूँ बेटा, कंप्लीट 100% बिल्कुल JEE वालों के लिए। अगर हिमांशु पांडे में डाउट है तो आप मुझे उस डाउट को क्रॉप करके भेज देना व्हाट्सअप, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। हिमांशु पांडे में जिस बच्चे को कहीं भी डाउट हो आप आराम से मेरे से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, कोई भी डाउट, किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा बेटा एकदम क्लियर भेज देना मुझे, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको लिख के भेज दूंगा, आंसर आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। नाम लिख के भेजना, ठीक है, मुझे बता देना सर ये क्वेश्चन है, क्रॉप करके भेज देना मुझे, मैं करा दूंगा। चलो कल मुलाकात करते हैं। जो भी हिमांशु पांडे कर रहे हो बेटा, किसी भी तरह का कोई डाउट अगर आ जाए, किसी भी क्वेश्चन में आ जाए, आप हमें भेज दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके बेटा, बाय।